22 मार्च 2026। आज हम इन सारे न्यूज को कवर करने वाले हैं। इंडिया का रीजनल सिक्योरिटी, ठीक है। ब्रिक्स इंडिया 2026। ईरान ने मिसाइल अटैक किया है डिएगो गार्सिया आइलैंड पे। बांग्लादेश $2 बिलियन का लोन लेने वाला है। हिमाचल प्रदेश बजट क्राइसिस। पंजाब का एंटी सैक्रिलेज लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है डिसेबिलिटी राइट्स को लेकर। एम्प्लॉय हेल्थ क्राइसिस, गवर्नमेंट की पॉलिसी रिगार्डिंग एयर फेयर कैप रिमूवल। इसके बाद एनवायरमेंटल रिकवरी में एक न्यूज आया, उसको देखेंगे। फिर इंडियन नेवी का एक स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कमीशन करने वाली है, उसको देखेंगे। और स्पोर्ट्स पे कुछ न्यूज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का रीजनल सिक्योरिटी। अभी 2026 में इंडिया जो है वो ब्रिक्स का समिट होस्ट करने वाला है। इसमें ये सारे देश जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इनमें से आप देखिए ईरान भी है, सऊदी अरेबिया है, यूएई भी है। अभी ये तीनों तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब इंडिया को जो है बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन सारे देशों को एक टेबल पे लाना और इनके बीच में बात करना। ऑब्वियस सी बात है कि अभी जो वार चल रहा है उसके बारे में बातें उठेंगी। तो ईरान के प्रेसिडेंट ने इंडिया से अर्ज किया है कि प्ले करे एक इंडिपेंडेंट रोल, जिसमें कि एग्रेशन जो है उसको हॉल्ट हो, रोक लगी उस पर, और सेफ गार्डिंग रीजनल पीस। अभी आप देखिए कि हमने एक एक्सरसाइज अभी जो है होस्ट किया था। ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज था, मिलन 2026। ये 25 फरवरी को कंक्लूड हुआ है। इसमें काफी सारे देश से शिप्स जो है वो आए थे और काफी सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें से ईरान का भी एक शिप था जिसका नाम था इरिस देना। इरिस का फुल फॉर्म है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिप देना। पहले इसका नाम कहां से पड़ा? ईरान में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट देना। ये आप देख रहे होंगे, ये है ईरान। और यहाँ पे ये जो शेडेड पार्ट है ये है जाग्रोफ माउंटेन, और इस लोकेशन पे है माउंट देना। तो इसी के नाम पे इस शिप को नाम दिया गया था इरिस देना। अब ये जो है ये आई थी मिलन 2026 से पार्टिसिपेट करने के लिए। 25 फरवरी को ये एक्सरसाइज कंक्लूड हुआ। इसके बाद ये वापस ईरान लौट रही थी। तो श्रीलंकन वाटर के आसपास में यहाँ पे तब तक इस वार स्टार्ट हो चुका था। तो इसके आसपास इस तरह से यूएस ने इस शिप को मार दिया। अब देखिए वीडियो भी रिलीज किया है यूएस ने। ये इस तरह से शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 4 मार्च को ये शिप डिस्ट्रॉय हुआ था। अभी आप देखिए कि इंडियन ओशन में जब जिसको मन कर रहा है आ रहा है और कुछ भी करके चला जा रहा है। पहले यूएस आया, उसने जो है यहाँ पे ईरान के शिप को मार के गिरा दिया। अभी ईरान ने भी यहाँ पे इंडियन ओशन में एक डिएगो गार्सिया करके एक आइलैंड है, उस पे एक स्ट्राइक किया। बैलिस्टिक मिसाइल्स ने फायर किया। खैर ये फेल्ड स्ट्राइक रहा है और अटैक वाज अनसक्सेसफुल। लेकिन ब्रिटिश ने रिस्पॉन्स किया है कि अभी ईरान जो है जैसे मना रहा है वैसे कहीं भी अटैक करता चला जा रहा है। और डिएगो गार्सिया जो है वो यूएस और यूके का एक मिलिट्री बेस है, यहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। और आप देखेंगे ईरान से यहाँ जो आइलैंड है डिएगो गार्सिया, इसका डिस्टेंस है लगभग 4000 किलोमीटर। तो भी एक बात भी उठ रहा है, पहले लोग सोच रहे थे कि ईरान के पास 2 रेंज ही मिसाइल्स है, लेकिन ईरान ने जब यहाँ पे हिट किया इसके आसपास के लोकेशन मतलब कहीं और भी उसका मिसहिट हो गया है। लेकिन अभी इसके बारे में सवाल उठ रहा है कि ईरान का जो कैपेबिलिटी है वो लॉन्गर रेंज में भी है। तो इससे बातें चल रही है। आगे हम देखेंगे कि बांग्लादेश, जैसे कि जब से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो सारे ही कंट्रीज में अभी क्राइसिस स्टार्ट हो गया है। सबका इकोनॉमी खराब हो गया है और सबके पास जो है ऑयल नहीं पहुंच रहा है। और मोस्टली काफी सारे एशियन देश जो है वो इम्पोर्ट ही करते हैं ऑयल वगैरह। तो बांग्लादेश देखिए यहाँ पे 95% ऑयल और गैस जो है वो इम्पोर्ट करता है, जिसमें से कि 35% जो है वो वेस्ट एशिया से इम्पोर्ट करता है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि जब सप्लाई हो नहीं रहा है तो इनको भी कुछ अफेक्ट पड़ेगा ही। तो बांग्लादेश ने $2 बिलियन का
पे लोन लेने वाले हैं, जिसमें से कि IMF से 1.3 बिलियन और एशियन डेवलपमेंट बैंक से $500 मिलियन और बाकी वर्ल्ड बैंक को भी ये परसू कर रहे हैं फर्दर लोन के लिए। आगे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में का बजट क्राइसिस। इस साल हिमाचल प्रदेश ने बजट प्रेजेंट किया है जो कि 54,000 करोड़ का। पिछले साल ये 58,000 करोड़ के अराउंड था, मतलब बजट में जो है वो कमी आई है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पिछले 4 साल में, ये इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल प्रदेश का, वहां से मैंने इसको लिया है, तो यहाँ आप देखिए कि पिछले 4 सालों में स्टेट ने 46,000 करोड़ का लॉस जो है ड्यू टू डिजास्टर्स सफर किया है। और क्या हुआ है कि एप्पल इंडस्ट्री यहाँ का बहुत ही मेजर इंडस्ट्री है, काफी इकोनॉमी में उसका पार्टिसिपेशन रहता है, वो भी अभी इस साल स्नोफॉल वगैरह कम आया है और कम ठंड पड़ी है, जिसके कारण से इसमें भी जो है रिडक्शन आया हुआ है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, क्लाउड बर्स्ट के बारे में दिया हुआ है, फ्लैश फ्लड्स आए हैं जिससे कि रोड और टूरिज्म जो अफेक्ट हुआ है। इसके बाद यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे 16.3% है, जो कि नेशनल एवरेज से लगभग 1.5 गुना है। तो इसके कारण से जो है हिमाचल प्रदेश ने बजट में कुछ कटौती लाई है। इसके साथ ही पे डिफरल की बात यहाँ पे हुई है, जिसमें कि सीएम का 50% सैलरी जो है वो कटेगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स का 30% और MLA का 20% सैलरी जो है वो डिफर होगा अगले 6 महीने के लिए। आगे देखिए, पंजाब जो है वो एंटी सैक्रिलेज लॉ लाने वाली है। ये 13 अप्रैल को एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें से कि ये लॉ जो है वो पास होने का बात हुआ है। ये लॉ जो है, इसमें मेजर्स क्या क्या है कि हैवी फाइन्स और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन होगा, डिजिटल कंटेंट में भी कवरेज किया जाएगा, जो भी सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे थे अनाप उसको भी कवर किया जाएगा। और इसके लिए रिलीजियस लीडर्स को कंसल्ट किया गया है और उनके ही कंसल्टेशन के बाद ये लॉ वगैरह ड्राफ्ट किया गया है। तो वेरियस सेक्ट जो है, टकसाल्स, निहंग सिख ग्रुप, उदासी सेक्ट, निर्मला सेक्ट, कर सेवा ग्रुप, रागीस और कथावाचक, इन सबको बुलाया गया है और 13 अप्रैल को ये लॉ जो है वो प्रपोज होगा। अब 13 अप्रैल का डेट क्यों रखा गया है? क्योंकि 13 अप्रैल को ही खालसा पंथ का स्थापना हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने इस पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल को ही, इसलिए उसी दिन ये लॉ को जो है पास करने का बात हो रहा है। आगे हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स डिसेबिलिटी राइट्स। हुआ क्या था? देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एक एडवोकेट ने एग्जाम दिया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और उनका सिलेक्शन हुआ। अभी क्या है कि जो नोटिफिकेशन इशूज था उसमें था कि 60% मैक्सिमम जो वो कैप था डिसेबिलिटी पे, और जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया एडवोकेट में, तो उनका जो था वो 90% डिसेबिलिटी था। अब क्या हुआ कि जब उनका सिलेक्शन हो गया तो उनको मना कर दिया गया कि आप ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि जो मिनिमम एक हमने जो लिमिट सेट किया था, मैक्सिमम लिमिट 60% का, आप उससे ज्यादा, आपका डिसेबिलिटी उससे ज्यादा है। तो इन्होंने हाई कोर्ट में पहले अपील किया, हाई कोर्ट ने रिया को सुनने से मना कर दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। उनका बोलना है कि स्टेट कैन नॉट इम्पोज आर्बिट्रेरी अपर लिमिट्स ऑन डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर वो ड्यूटी कर सकते हैं तो आप मैक्सिमम लिमिट जो है वो नहीं लगा सकते। सिर्फ 40% मिनिमम बेसिक थ्रेशोल्ड लेकर रखा गया है रिजर्वेशन के लिए, उसके ऊपर जो है अगर कोई है तो आपका रिक्रूटमेंट करना है। अगर वो काम कर सकते हैं, भले वो 90% हो, 80% हो, लेकिन उस पर कोई कैप आप नहीं लगा सकते। और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उनको फिर ज्वाइन देने के लिए। आगे देखेंगे एक डेटा पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग एम्प्लॉय हेल्थ क्राइसिस। अभी आप देखिए कि 31 से 35 साल के बीच में आपका 25% जो एम्प्लॉयज हैं उनमें प्री डायबिटिक के केसेस जो है वो दिख रहे हैं। इसके बाद 20 से 35 साल के बीच में जितने एम्प्लॉयज हैं, 63% एम्प्लॉयज में जो है कोलेस्ट्रॉल एब्नॉर्मलिटीज देखा गया है। इसके साथ ही 35 साल से कम के एम्प्लॉयज में लगभग आधे एम्प्लॉयज में जो है वो बीपी का इशू देखा गया है। ये स्टडी हुआ था 77,000 इंश्योरेंस क्लेम्स, जो कि 4 लाख कवर्ड थे, उसमें जितने में हुआ था
तो इस स्टडी में ये सब चीजें जो है फाइंडिंग्स निकल के आई है। अभी कुछ महीने पहले आप देखे होंगे कि इंडिगो के काफी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही है। तो फिर बाकी सारे जो भी एयरलाइंस हैं उन्होंने अपना फेयर जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और फिर काफी ज्यादा बढ़ रहा था। तो इसलिए सेंटर ने कैप लगाया था कि आप इससे ज्यादा प्राइसेस जो है चार्ज नहीं कर सकते। और लगभग 3 महीने के बाद जो है गवर्नमेंट ने वो कैप जो रिमूव किया है, मतलब अब प्राइस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं एयरलाइंस। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी देखिए कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है इनको भी काफी प्रॉब्लम हो रहा है, काफी लॉस में चल रहे सारे एयरलाइंस, इसलिए ये वाला जो है स्टेप लिया गया है। लेकिन ये भी बोला गया है कि इसका मतलब ये नहीं कि फिर से आप फेयर जो है काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। अगर मतलब थोड़ा बहुत फेयर बढ़ाएंगे चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फेयर अगर आप बढ़ा देंगे तो फिर से जो है गवर्नमेंट ये कैपिंग जो है ला सकती है। इसके बाद देखिए कि नीलगिरी हिल्स में 2024 में कुछ एक इंक्रोचमेंट की खबरें काफी आई थी। तो गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया है और लगभग 15 एकड़ का लैंड जो है वो इस रीजन में सेल हो गया था। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसको कैंसिल किया है और सारे टाइटल इसको कैंसिल करके वापस से इसको फॉरेस्ट लैंड घोषित किया है। और नीलगिरी में एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है नीलगिरी तार, और साथ ही यहाँ पे एक नील कुरुंजी प्लांट्स पाया जाता है। तो इन सब का मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो अभी वापस से इनक्रोचमेंट हटा है और एनवायरमेंटल रिकवरी देखा गया है। आगे हम देखेंगे कि आने वाले 3 अप्रैल को स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को नेवी में कमीशन किया जाएगा। ये शिप है। और लास्ट में हम स्पोर्ट्स का न्यूज देखेंगे। टेबल टेनिस में मानव ठक्कर और यशस्विनी घोरपड़े इन्होंने नेशनल टाइटल्स जीता है एट 87th सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, जो कि इंदौर में हुआ था। और यूएस के एक रनर है जॉर्डन एंथोनी, उन्होंने गोल्ड जीता है इन मेंस 60 मीटर एट वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप, और इन्होंने ये 60 मीटर जो है 6.41 सेकंड में कवर किया था। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 60 मीटर में वो 6.34 सेकंड्स का है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।